Hello students, today we are going to learn our second topic of unit number 5 hydraulic turbine, and the topic name is Pelton wheel. So let's start our today's topic. So before proceeding to today's lecture, just we recall our what we have studied in previous lecture. In previous lecture we have studied about hydraulic power plant, their sketch, their components, how to select the site for hydraulic power plant, and with various advantages, disadvantages, and applications of hydraulic power plant. So, so today's topic learning outcome is, in today's topic we are going to study principles of impulse and reaction turbine, definitions of hydraulic, mechanical, and overall efficiency, classification of hydraulic turbine with their examples. Also, one more topic is that explain construction working of Pelton wheel. So these all topic we are going to studying today in this lecture. So program outcome is, in this topic we have satisfied PO1, PO4, PO6, and PO7. These four POs we are going to satisfy in this today's topic. So let's start today's topic. तो हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होता है, तो देखिए ये डायग्राम जो दिया है यहाँ पे, ये टरबाइन्स के फोटोज है। ये इसको पेल्टन व्हील कहा जाता है, ठीक है ना। सो देखिए आज का टॉपिक में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलिक मशीन से। इट इज डिफाइंड एज दोज मशीन विच कन्वर्ट आइदर हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी दैट इज टरबाइन, और मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी दैट इज पंप। तो हाइड्रोलिक मशीन उन मशीनों को कहा जाता है जो कि हाइड्रोलिक एनर्जी मतलब पानी का प्रेशर, जो लिक्विड का प्रेशर रहता है उसकी, या लिक्विड का टोटल एनर्जी बोल सकते हैं हम लोग। मतलब टोटल एनर्जी क्या होता है आप सभी को पता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी का एडिशन। तो इन जो मशीनें हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, या जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उन मशीन को कहा जाता है हाइड्रोलिक मशीन। तो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली मशीन को कहा जाता है टर्बाइंस, और मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली मशीन को कहा जाता है पंप्स। तो अभी का ये जो हमारा टॉपिक है हमारा, ये टरबाइन से रिलेटेड है, और नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारा पंप से रिलेटेड, यानी ये यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं। सो स्टार्ट करते हैं टरबाइन से। तो टरबाइन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज a hydraulic machine which convert hydraulic energy into mechanical energy. This mechanical energy is used to running an electric generator which is directly coupled to the shaft of the turbine. Thus the mechanical energy is converted into electrical energy. So टरबाइन क्या होता है? टरबाइन वो मशीन होती है जिसमें हाइड्रोलिक एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी सिंपली इन टर्म्स ऑफ रहती है रोटेशन ऑफ शाफ्ट, और फिर वो जो रोटेशन ऑफ शाफ्ट रहता है वो जाता है जनरेटर में, और वहां पे वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। द इलेक्ट्रिकल पावर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोलिक एनर्जी इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो इस तरीके से जो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को कहा जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन से। तो आज हमको ये जो यूनिट है इसमें अलग अलग टाइप के टर्बाइन पढ़ना है। बेसिकली हम लोग तीन टाइप के टर्बाइन पढ़ेंगे, एक है पेल्टन व्हील, दूसरा है फ्रांसिस टर्बाइन, तीसरा है कैप्लान टर्बाइन। ये ये तीन टाइप के टर्बाइन हमें इस यूनिट में पढ़ना है हमारे। सो उसका क्लासिफिकेशन है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लासिफिकेशन। सो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट और द एक्शन ऑफ वाटर ऑन द ब्लेड। मतलब देखिए टर्बाइन होता क्या है? तो टर्बाइन सिंपली एक शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर ब्लेड्स लगी हुई होती है, और उसके ऊपर एक केसिंग होती है, कवर होता है, और जिसके ऊपर पानी फ्लो होता है, जिस वजह से वो ब्लेड्स के ऊपर अपना हाइड्रोलिक एनर्जी इम्पैक्ट करता है, और वो ब्लेड्स सब एक शाफ्ट के साथ में कनेक्ट होती है, तो शाफ्ट घूमता है ना। सो ये सब चीजें आप लोगों ने थर्मल में पढ़े थे। तो थर्मल में आप लोगों ने जैसे स्टीम था वहां पे वर्किंग मीडियम टर्बाइंस में, यहाँ पे स्टीम ना होती है, वाटर है या लिक्विड है कुछ भी, ठीक है। सो बाकी पूरा कंसेप्ट उसका सेम ही है। तो पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट। तो इनलेट में किस तरीके की एनर्जी मिलती है टरबाइन में। तो पहले इसमें दो टाइप के टरबाइन पढ़ना है हमको, एक है इम्पल्स टरबाइन, दूसरा है रिएक्शन टरबाइन। So impulse turbine किसे कहा जाता है? In an impulse turbine, all the available energy of the water is converted into kinetic
एनर्जी। तो देखिए हाई प्रेशर लिक्विड जब आता है जैसा हम लोगों ने हाइड्रोलिक पावर प्लांट में पढ़ा था कि पेनस्टॉक से डैम में पानी रहता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहती है, फिर पेनस्टॉक में वो पानी जाता है तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी जब ब्लेड्स के ऊपर इम्पैक्ट करता है तो इन टर्म्स ऑफ वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो इम्पल्स टरबाइन उन टरबाइन को कहा जाता है जिसमें पूरी की पूरी प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है ना। तो उस टाइप के टरबाइन को कहा जाता है इम्पल्स टरबाइन। और वेलोसिटी हेड बाय पासिंग इट थ्रू द कन्वर्जन नोजल प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द पेनस्टॉक, है ना। तो प्रेशर एनर्जी बोलिए या जैसा नोजल से बाहर निकलता है तो जेट निकलता है, वो जेट क्या करता है, ब्लेड्स के ऊपर इम्पेंजिस करता है, तो वो वेलोसिटी एनर्जी के फॉर्म में रहता है। और वेलोसिटी एनर्जी आती क्यों है, भी प्रेशर एनर्जी की वजह से, है ना। तो ये प्रेशर एनर्जी होती है, ये कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। तो आशा करता हूँ आपको इम्पल्स टरबाइन समझ में आया होगा, ठीक है। तो एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन ओनली काइनेटिक एनर्जी इज अवेलेबल। सो टरबाइन के अंदर जब भी पानी लिक्विड आता है तो उसमें कौन सी एनर्जी रहती है फिर, यानी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, मतलब प्रेशर एनर्जी टोटली कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे देखिए, हियर द प्रेशर ऑफ द वाटर फ्लो ओवर द टरबाइन ब्लेड रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है कि सिंपली एक शाफ्ट होता है, शाफ्ट के ऊपर ब्लेड्स लगी रहती है, और पेनस्टॉक के एंड पे नोजल रखता है, और नोजल से जेट बाहर निकलता है। जेट में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो जो ब्लेड्स रहती है उसके ऊपर एक कवर रहता है, उसको केसिंग कहा जाता है। तो वो केसिंग एयर टाइट नहीं होती, उसी उसका काम होता है कि पानी को बाहर फैलने से स्प्लैशिंग को रोके पानी के। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रेशर रहता है वो कौन सा प्रेशर रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं होता है लिक्विड का, वेलोसिटी चेंज यानी जो एनर्जी रहती है इन टर्म्स ऑफ इन काइनेटिक एनर्जी रहती है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है पेल्टन व्हील, टर्बो इम्पल्स टरबाइन, गिराल्ड टरबाइन, बैंकी टरबाइन, जोनवल टरबाइन एक्सेट्रा, ये सब इम्पल्स टरबाइन के एग्जांपल्स हैं। तो ये इम्पल्स और रिएक्शन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन के फॉर्म में भी आते हैं, डिफाइन इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन टरबाइन। इन रिएक्शन टरबाइन एट द एंट्रेंस ऑफ द रनर ओनली अ पार्ट ऑफ अवेलेबल एनर्जी ऑफ द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब ये देखिए रिएक्शन और इम्पल्स में पूरा डिफरेंस है, चीजें सब वही है, सिर्फ दोनों में इतना डिफरेंस होता है कि यहाँ पे जो केसिंग होता है इम्पल्स टरबाइन में, उसका पर्पज होता है कि वो सिर्फ पानी को फैलने से रोके, मतलब स्प्लैशिंग ऑफ वाटर को वो रेजिस्ट करता है। रिएक्शन टरबाइन में भी केसिंग होता है, उसमें भी शाफ्ट होता है, उसमें भी ब्लेड्स होती है, लेकिन ये जो केसिंग होता है ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टरबाइन के बाहर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और ये टरबाइन के अंदर जो प्रेशर क्रिएट करता है वो अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट करता है। इस वजह से इसका नाम दिया रिएक्शन टरबाइन। सो इसमें क्या होता है, ओनली अ पार्ट ऑफ अवेलेबल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो पेनस्टॉक से लिक्विड आ रहा है, पानी आ रहा है हाई प्रेशर से, उसमें से कुछ पार्ट ऑफ लिक्विड सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, बाकी का जो पार्ट है वो एज अ प्रेशर जैसा का वैसा ही रह रहा है। और इम्पल्स में क्या होता है कि टोटल पूरा प्रेशर कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक में, और यहाँ पे कुछ पार्ट काइनेटिक में कन्वर्ट होता है, मतलब वेलोसिटी में कन्वर्ट होता है, बाकी वो प्रेशर के फॉर्म में ही रहता है। सो एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन वाटर possesses काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज प्रेशर एनर्जी, इसलिए आके इसके इनलेट में बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी भी रहती है एज वेल एज प्रेशर एनर्जी भी रहती है, और इम्पल्स में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहती है इनलेट में। एज द वाटर फ्लो through the turbine blades, the change of from pressure energy to the kinetic energy takes place gradually. For this gradual change of pressure, the runner must be completely enclosed. तो प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ये कह रहा है कि वो जो केसिंग है वो टोटली एयर टाइट होना चाहिए, ठीक है ना। तभी जाके वो प्रेशर डिफरेंस अंदर और बाहर, टरबाइन के अंदर और टरबाइन के बाहर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द टरबाइन रनर इज कॉल्ड एज रिएक्शन प्रेशर, एंड हेंस दिस टरबाइन इज आल्सो नोन एज रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लन टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन, थॉमसन टरबाइन, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ये दोनों डेफिनेशंस को थोड़ा अच्छे से करके रखिएगा, और सिंपली डेफिनेशन के फॉर्म जब हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ इतना याद रखिए, पहली लाइन कि इम्पल्स में टोटल प्रेशर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी होता है, और रिएक्शन में पार्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी होता है।
बट अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू द रनर, मतलब जो ब्लेड्स है उसके ऊपर लिक्विड का फ्लो कैसा था उसके हिसाब से हमको उसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहला है टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन। इन टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन द वाटर स्ट्राइक द रनर इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द रोटेशन, मतलब ब्लेड्स के टेंजेंट के ऊपर से जब लिक्विड फ्लो होता है तो उसको कहा जाता है टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन। इसका एग्जांपल है दोस्तों पेल्टन। फिर दूसरा है रेडियल फ्लो टर्बाइन। इन रेडियल फ्लो टर्बाइन वाटर फ्लो थ्रू द टर्बाइन अलोंग द डायरेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जो भी पानी आता है लिक्विड रेडियल फ्लो टर्बाइन में वो एक्सिस से आता है ना, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब उसका जो शाफ्ट होता है एक्सिस होता है उसका परपेंडिकुलर, उससे 90 डिग्री में पानी इंटर करेगा, इसलिए उसको कहा जाता है रेडियल फ्लो टर्बाइन। तो उसका एग्जांपल है ओल्ड फ्रांसिस टर्बाइन। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सियल फ्लो टर्बाइन। इन एक्सियल फ्लो टर्बाइन वाटर फ्लो थ्रू द डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द रनर। तो एक्सियल फ्लो टर्बाइन को हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए इसका एग्जांपल है कैप्लान और प्रोपेलर टर्बाइन। तो आप लोगों ने शिप देखे होंगे, शिप में देखिए नीचे जो प्रोपेलर लगा रहता है वो एक एक्सियल फ्लो टर्बाइन है। उसमें पानी कैसा होता है, एक्सिस से ही आता है और पानी एक्सिस से ही बाहर जाता है। इसके अलावा एक और फ्लो टर्बाइन है मिक्स फ्लो टर्बाइन। इन मिक्स फ्लो टर्बाइन वाटर एंटर द रनर इन द रेडियल डायरेक्शन एंड लीव्स इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो देखिए रेडियल फ्लो में क्या हो रहा है, एक्सिस से पानी आ रहा है और रेडियल से पानी बाहर जा रहा है। और मिक्स फ्लो में रेडियल से पानी आता है, रेडियल मतलब रेडियस से पानी आता है और एक्सिस से पानी बाहर जाता है। तो इसका एग्जांपल है मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू हेड एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन, ये मतलब अकॉर्डिंग टू प्रेशर होता है। तो हाई हेड टर्बाइन, मीडियम हेड टर्बाइन एंड लो हेड टर्बाइन, ऐसे तीन टर्बाइन है। इसके एग्जांपल है हाई हेड का पेल्टन व्हील, मतलब हाई प्रेशर पे काम कराना है हमें तो पेल्टन व्हील यूज करना पड़ेगा। प्रेशर भी दिया हुआ है अबव 250 मीटर्स। मीडियम हेड में एग्जांपल है मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन, तो उसका प्रेशर रहता है 60 मीटर टू 250 मीटर। यहाँ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट दिया हुआ है। और लो हेड टर्बाइन में जब प्रेशर 30 मीटर से नीचे रहता है, तो इसके एग्जांपल है कैप्लान और प्रोपेलर टर्बाइन। तो ये अकॉर्डिंग टू हेड मतलब अकॉर्डिंग टू प्रेशर होता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक स्पीड, तो लो स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन, जो किस टर्बाइन की स्पेसिफिक स्पीड कम रहती है, तो स्पेसिफिक स्पीड कहाँ से कहाँ तक रहती है 8.5 टू 30। सो इसके लिए यूज करेंगे हम लोग पेल्टन व्हील टर्बाइन सिंगल जेट यूज करेंगे, है ना। ये सिंगल जेट डबल जेट क्या है वो भी आपको आगे टॉपिक में समझेंगे। और पेल्टन व्हील टर्बाइन विद डबल जेट, तो उसमें स्पेसिफिक स्पीड रहती है 40 रिवॉल्यूशन, 40 आरपीएम का मतलब 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन का यूज होता है एक और, तो उसको कहा जाता है फ्रांसिस टर्बाइन। उसका एग्जांपल है, उसकी स्पीड रहती है 50 से लेके 340 आरपीएम तक। और हाई स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन, इसका एग्जांपल है कैप्लान एंड प्रोपेलर टर्बाइन। इनका स्पीड होता है 255 से लेके तो 860 860 आरपीएम तक। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हुआ टर्बाइंस का। ये क्वेश्चन आता है तो बहुत बार एग्जाम में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पेल्टन व्हील की। तो पेल्टन व्हील ये टॉपिक बहुत बार आता है एग्जाम्स में। तो देखिए पेल्टन व्हील क्या है, एक टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन है, मतलब जिसमें पानी कैसे आता है, तो पानी इसके ऊपर स्ट्राइक करता है थ्रू टेंजेंट, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम दिया गया है टेंजेंशियल टर्बाइन। ये एक और टाइप दूसरा दिया है इसमें इम्पल्स टर्बाइन। पेल्टन व्हील किसका एक एग्जांपल है इम्पल्स टर्बाइन का। तो इम्पल्स टर्बाइन क्या होता है, तो आप सभी को पता है इम्पल्स टर्बाइन मतलब वो टर्बाइन जिसमें प्रेशर एनर्जी जो रहती है वो टोटली कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और उस टर्बाइन के अंदर का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है ना। फिर अभी जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में देखा कि उसका जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है वो हाई प्रेशर रहता है, मतलब जो लिक्विड अंदर आता है तो हाई प्रेशर से आता है और फिर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और पेल्टन व्हील इज नेम आफ्टर द अमेरिकन इंजीनियर एल ए पेल्टन। एल ए पेल्टन नाम के इंजीनियर थे, उन्होंने ये पेल्टन व्हील बनाया, तो उन्हीं के नाम के ऊपर इस पेल्टन व्हील को डिजाइन किया गया। पेल्टन व्हील के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो मेन कंपोनेंट ऑफ पेल्टन व्हील्स आर नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट, और इसको कहा जाता है स्पीयर। दूसरा होता है रनर और बकेट, और तीसरा होता है केसिंग, और चौथा होता है ब्रेकिंग जेट। ये चार कंपोनेंट है। ये चार कंपोनेंट कौन से हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए ये डायग्राम है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायग्राम बनाना है। इसमें देखिए ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट जो कि जनरेटर के साथ में कनेक्ट होता है। हमारा काम बेसिक पर्पज है कि हमें इस शाफ्ट को घुमाना है, और वो घुमा कैसे रहे हम लोग, तो पानी के थ्रू, फ्लो के थ्रू। तो देखिए क्या है, ये वर्किंग कैसा होता है इसका। एक शाफ्ट है, हमारा बेसिक पर्पज है शाफ्ट को घुमाना। उसके ऊपर एक हब लगा हुआ है, हब के ऊपर ब्लेड्स लगी हुई है जिसको बकेट बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये केसिंग है। ये केसिंग मतलब क्या है, ये काम करती है पानी को बाहर फैलने से रोकने का, ठीक है। उसके बाद में
ये पेन स्टॉक है जो हम लोगों ने हाइड्रोलिक पावर प्लांट में देखा था। तो ये पेन स्टॉक से डैम से पानी आता है पेन स्टॉक के थ्रू, और वो पानी जाता है बकेट्स के ऊपर। सामने काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इसमें नोजल लगाया हुआ है। तो जब भी डैम में पानी स्टोर रहेगा तो उसमें एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी। जब वो पेनस्टॉक के थ्रू मूव करेगा पानी तो उसमें एनर्जी हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। फिर हम लोगों ने यहाँ सामने नोजल लगाया, तो नोजल की वजह से क्या होता है, अमाउंट ऑफ लिक्विड बाहर कम जाता है और मास यहीं पे जमा होता है लिक्विड का, जिस वजह से वॉल्यूम उतना ही रहता है और मास बढ़ जाता है, जिस वजह से प्रेशर एनर्जी क्रिएट होती है। और ये प्रेशर एनर्जी जब नोजल के थ्रू बाहर निकलती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है फिर से काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है ना, कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए आगे यहाँ पे डैम है, डैम के अंदर जब लिक्विड स्टोर्ड है तो उसके अंदर एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। जब वो डैम के पाइप के थ्रू लिक्विड बाहर निकलता है, तो पाइप मतलब क्या हो गया यहाँ पे, पेन स्टॉक। तो पाइप में से जब लिक्विड बाहर निकलता है, पेन स्टॉक से जब बाहर आता है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। और वो ये काइनेटिक एनर्जी जब आती है बाहर, तो सामने यहाँ पे देखिए नोजल लगा हुआ है, तो नोजल से क्या होता है, अमाउंट ऑफ लिक्विड रिस्ट्रिक्ट करता है बाहर जाने से। लेकिन पीछे से हाई प्रेशर से लिक्विड आते ही जा रहा है और यहाँ जाने के लिए जगह नहीं, तो वो पानी क्या होगा, यही जगह पे जमा होगा, इस जगह पे। जिस वजह से क्या होगा कि वॉल्यूम उतना ही रहेगा और मास बढ़ जाएगा। तो मास बढ़ेगा और वॉल्यूम उतना रहेगा, तो उससे क्या होता है, प्रेशर एनर्जी क्रिएट होती है। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा और इस बढ़े हुए प्रेशर का इम्पैक्ट क्या होगा, जब लिक्विड नोजल से बाहर निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मतलब ये जो प्रेशर एनर्जी है इट इज कन्वर्टेड इनटू फिर से काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, तो ये टरबाइन के अंदर कौन सी एनर्जी मिलेंगी आपको, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे प्रेशर एनर्जी मिलेगी क्या, तो इसका आंसर है नहीं। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इन ब्लेड्स के ऊपर स्ट्राइक कर रही है। तो ब्लेड्स पे स्ट्राइक कर रही है तो ब्लेड पीछे जा रही है। ये ब्लेड्स मतलब क्या हो गया, बकेट। ठीक है, ये ब्लेड मतलब क्या हो गया, बकेट। तो ये ब्लेड्स के ऊपर स्ट्राइक होगी तो ये ब्लेड पीछे जाएगी, तो दूसरी ब्लेड उसके सामने आ जाएंगी, फिर दूसरी ब्लेड पीछे जाएंगी तो तीसरी ब्लेड सामने आएगी। तो इस वजह से क्या होगा, ये कंटिन्यूसली ब्लेड घूमेगी। ब्लेड्स किसके साथ कनेक्ट है, हब के साथ में। सो हब किसके साथ कनेक्ट है, इसको हब भी बोला जाता है या रनर भी बोला जाता है। हब किसके साथ में कनेक्ट है, तो शाफ्ट के साथ में। ये शाफ्ट कहाँ पे जा रहा है, जनरेटर में जा रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पे जेट एक्ट होगा, ये रनर घूमेगा, हब घूमेगा, जिस वजह से ये शाफ्ट भी घूमेगा। शाफ्ट जनरेटर में जाएगा, वहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल रहेगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब ये शाफ्ट जितनी स्पीड से घूमेगा उतनी ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी जनरेटर में। ये कैसे होती है, मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था। ठीक है, अब यह क्या होता है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कम करना है तो स्पीड को कम करना पड़ेगा। सो देखिए, स्पीड बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमको, तो अमाउंट ऑफ लिक्विड ज्यादा भेजना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ लिक्विड ज्यादा भेजेंगे तो प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा, वेलोसिटी ज्यादा क्रिएट होगी, एनर्जी ज्यादा क्रिएट होगी, जिस वजह से ये स्पीड से घूमेगा। बराबर है ना। और अगर स्पीड कम करनी है तो वही प्रेशर हमको कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे ये स्पीयर दिया हुआ है। स्पीयर का पर्पस क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ फ्लो को कम या ज्यादा करता है। तो जैसे ही अमाउंट ऑफ फ्लो ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा क्रिएट होंगी, एनर्जी ज्यादा इम्पैक्ट करेंगी, तो ये स्पीड से घूमेगा। ठीक है ना। और हमें जब स्पीड कम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीयर को आगे कर देंगे। लेकिन उस समय क्या होगा दोस्तों, कि स्पीयर आगे करने के बावजूद भी ये सडनली नीचे इसकी स्पीड कम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें मोमेंटम रहेगा। अब ये मोमेंटम को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ब्रेक नोजल्स लगाते हैं। देखिए ब्रेक नोजल दिख रहा है, मतलब हम ब्लेड्स को अपोजिट साइड से पानी का जेट उसके ऊपर एक्ट करते हैं। तो अभी देखिए ये जेट जो था अभी इसको इधर ढकेल रहा था, इसको एक डायरेक्शन में। अब ये जो जेट रहेगा इसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में ढकेलेगा, तो जिस वजह से धीरे धीरे इसकी स्पीड हम लोग कम कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। उसके बाद में देखिए ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन होती है केसी। और यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक पेल्टन व्हील मतलब कौन सा टरबाइन है, इम्पल्स टरबाइन। तो इसमें केसिंग का पर्पस क्या होता है कि ये जो पानी जिसके ऊपर जब एक्ट करता है तो ये फोर्सफुली पानी इधर उधर बह सकता है, तो इसको यानी कि फैलने से रोकता है सिर्फ। केसिंग, यहाँ पे केसिंग का पर्पस क्या है, तो वो पानी को फैलने से सिर्फ रोकता है बस। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे प्रेशर कौन सा रहेगा अंदर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। कंपोनेंट ऑफ नोजल में देखिए तो आपको सबसे पहले मैंने बताया नोजल और फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट स्पीयर। ये जो पेन स्टॉक के सामने स्पीयर लगा रहता है, मतलब फ्लो बढ़ाना है तो हम स्पीयर को पीछे कर लेंगे, अमाउंट ऑफ लिक्विड ज्यादा जाएगा। फ्लो कम करना है तो हम स्पीयर को घुमा के आगे कर लेंगे, तो अमाउंट ऑफ लिक्विड बाहर जाना कम हो जाएगा। ठीक है ना, ये काम होता है स्पीयर, या उसको बोला जाता है नोजल या फ्लो रेगुलेटिंग डिवाइस। नेक्स्ट है
रनर और बकेट। रनर और बकेट में देखिए ये जो ब्लेड होती है पेल्टन व्हील की, तो पेल्टन व्हील की ये डबल कप की ब्लेड्स होती है, और ये जैसे ये कप शेप टाइप इसका ये ब्लेड्स है, और पानी इसके सेंटर में एक्ट होता है। समझ में है ना, मतलब पानी यहाँ से सेंटर से एक्ट होगा, फिर यहाँ पे टेंजेंशियली वो फ्लो करेगा यानी इसके ऊपर सरफेस के ऊपर, और फिर टेंजेंट से ही ऐसा वो इंक्लाइंड वेव से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना है, ये बहुत काम की चीज है आगे चल के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के समय, कि ये क्या है, ये ब्लेड्स है, ब्लेड्स या बकेट कहा जाता है इसको, जो कि पेल्टन व्हील में यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये स्प्लिटर टाइप की ब्लेड्स है, यानी ये क्या करता है, ब्लेड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये जो पार्ट है ना, इसको बोला जाता है स्प्लिटर, ये दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। जब पानी एक्ट होता है तो ये सेंटर में एक्ट होता है, तो पानी का डायरेक्शन देखिए कौन सा है, एक्स डायरेक्शन है, और फिर एक्स डायरेक्शन जो एक्ट होगा, फिर ब्लेड्स के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, ब्लेड पीछे जाएगी, और ये पानी ब्लेड्स के ऊपर से ही ऐसा टेंजेंट से मूव करते हुए यहाँ से इंक्लाइंड वे से बाहर निकल जाएगा। तो समझ में आया ना ये। तो ये इसका आगे हमें काम है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के समय में, तो इसको सिर्फ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको कहा जाता है बकेट और रनर्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केसिंग, केसिंग को मैंने अभी आपको बताया, ये जो ब्लू लाइन है इसको कहा जाता है केसिंग, और इसका पर्पस होता है कि ये पानी को फैलने से रोकता है, और इसके अंदर प्रेशर कौन सा रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, ये प्रेशर को कंट्रोल नहीं करता, सिर्फ पानी को फैलने से रोकता है। ब्रेकिंग जेट जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे ये जो पार्ट लगा हुआ है इसको नाम है ब्रेकिंग जेट, और ये क्या करता है, तो ये रिड्यूस करता है इसके रोटेशन फ्लो को, मोमेंटम की वजह से जो घूमते रहता है कंटिन्यूसली, तो उसको रिड्यूस करता है। सो पहला टॉपिक है अभी हमारा हाइड्रोलिक इफिशियंसी। अब हाइड्रोलिक इफिशियंसी क्या होता है, तो देखिए इट इज द रेशियो ऑफ पावर डेवलप्ड बाय द रनर डिवाइडेड बाय पावर सप्लाइड बाय द वाटर एट द इनलेट। अब देखिए टरबाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हाई प्रेशर जेट भेज रहे हैं, तो वो क्या हो गया, पावर, वो कौन सा पावर हो गया, सप्लाइड बाय द वाटर एट द इनलेट, और इस वजह से क्या होता है, ये पावर जो पानी का पावर है वो किसके ऊपर जाता है, ब्लेड्स के ऊपर। तो ब्लेड्स क्या करती है, रनर को घुमाती है ना, तो रनर को घुमाने वाला पावर डेवलप बाय द रनर, मतलब रनर को घुमाते हैं, किस वजह से घुमाते हैं, घुमाना, सॉरी रनर को घुमाना क्या हो गया, हमारा आउटपुट हो गया, और एक घुमा किस वजह से रहे हम लोग, जो जेट हम लोग ब्लेड्स के ऊपर एक्ट कर रहे हैं उस वजह से, मतलब जो जेट का पावर है वो इनलेट पावर हो गया, दैट इज वाटर पावर, और इस वजह से जो रनर घूम रहा है वो हो गया रनर पावर, दैट इज आउटपुट। समझ में आया? तो इन दोनों का रेशो होता है हाइड्रोलिक इफिशियंसी। अब देखिए दूसरा जो है मैकेनिकल इफिशियंसी। अब मैकेनिकल इफिशियंसी में क्या, इट इज द रेशियो ऑफ वाटर अवेलेबल पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन टू द पावर डेवलप्ड बाय द रनर ऑफ द टरबाइन। मतलब हाइड्रोलिक इफिशियंसी का जो आउटपुट था वो अभी मैकेनिकल इफिशियंसी का इनपुट हो गया, और इसकी वजह से क्या होगा, शाफ्ट घूमेगा, तो शाफ्ट का घूमना, रनर घुमा रहा है, मतलब इनपुट कौन दे रहा है, रनर पावर दे रहा है, और आउटपुट क्या हो रहा है, शाफ्ट घूम रहा है, तो शाफ्ट का घूमना ये आउटपुट हो गया, और रनर का घुमाना ये इनपुट हो गया। तो देखिए ये एक रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, कि हाइड्रोलिक इफिशियंसी क्या होता है, वाटर पावर, जो हम लोग इम्पैक्ट दे रहे हैं जेट का वो हो गया वाटर पावर, जिस वजह से रनर घूमता है, तो ये आउटपुट हो गया रनर पावर। अब मैकेनिकल इफिशियंसी में इनपुट हो गया रनर पावर, और आउटपुट हो गया शाफ्ट पावर। तो ये दो रिलेशंस देखिए, इसके ऊपर तीसरी डेफिनेशन हमारी डिपेंड है ओवरऑल इफिशियंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ओवरऑल इफिशियंसी। तो इसमें देखिए इट इज द रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द shaft of the power to the power supplied by the water। तो देखिए ये शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय वाटर पावर। सो मैकेनिकल इफिशियंसी और हाइड्रोलिक इफिशियंसी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब ओवरऑल इफिशियंसी। कैसे, वो देखिए, तो देखिए क्या हो रहा है, हमारा शाफ्ट ऑफ पावर जो है, मतलब मैकेनिकल इफिशियंसी क्या है हमारी, शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय रनर पावर, और हाइड्रोलिक इफिशियंसी क्या है, रनर पावर डिवाइडेड बाय वाटर पावर। ठीक है ना। सो जब हम वो इक्वेशन करेंगे तो रनर पावर हट जाएगा, तो बचेगा क्या, शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय वाटर पावर। ठीक है, तो इस वजह से आप देखिए मैकेनिक ओवरऑल इफिशियंसी का फॉर्मूला भी दिया है, मैकेनिकल इफिशियंसी इनटू हाइड्रोलिक इफिशियंसी। उसके बाद नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या होता है दोस्तों, देखिए द वॉल्यूम ऑफ द वाटर स्ट्राइकिंग द रनर ऑफ द टर्बाइन इज स्लाइटली लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर सप्लाइड टू द turbine। So volume of the water actually striking the runner divided by volume of water supplied to the turbine। मतलब हम जितना वॉल्यूम भेज रहे हैं लिक्विड का, वो उतना वॉल्यूम न जाते हुए उससे उससे थोड़ा सा कम वॉल्यूम स्ट्राइक होता है ब्लेड्स के ऊपर। तो ये कम वॉल्यूम क्यों होता है, क्योंकि जो बीच में लॉसेस होते हैं इस वजह से वॉल्यूम कम हो जाता है। तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी होता है कि कितना वॉल्यूम ब्लेड्स के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है डिवाइडेड बाय हम लोगों ने कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर भेजा है, इसका रेशियो होता है वॉल्यूमेट्रिक
इफिशियंसी। ये चारों डेफिनेशंस याद रखिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये चारों डेफिनेशंस की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, आपको एज अ असाइनमेंट इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके न्यूमेरिकल बेस को पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पेल्टन विंड वेलोसिटी ट्रायंगल्स। यहाँ पे आज हम लोग अपना टीचिंग स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।